हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस को डिस्कस करने के पहले हम आपको फेज़ और फेज़ डिफरेंस, ठीक है, उसकी थ्योरी को पहले डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रा चेक करें। जैसे मान लीजिए आपकी हमने ये वेव बनाई है, आपको मालूम होगा ये साइन वेव है, ठीक। और एक दूसरी वेव और यहाँ बना रहे हैं, ये भी साइन वेव है। ये जो इस टाइप की जो वेव होती है, अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, ये y वर्सेस x, इस जगह से 0 से यहाँ पर जब x ले लें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो x जब 0 है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये साइन वेव है। अगर हम यही वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कॉस की हो जाएगी वेव, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से। आपको मालूम होगा कि कॉस 90 जो है वो 1 होता है। जब हम कोई एक वेव बनाते हैं, जैसे आपने ये वेव बनाई है, तो इसकी जो पूरी साइकिल है वो यहाँ से यहाँ तक इसका जो फेज़ है वो 2 पाई है। इस पॉइंट का अगर फेज़ बोलेंगे तो 0 है, ओ का, ओरिजिन का। अगर ए पॉइंट का फेज़ बोलेंगे तो पाई है, क्योंकि टोटल 2 पाई है। बी पॉइंट का फेज़ 2 पाई है। यहाँ पर फेज़ पाई बाई 2 है, और नेचुरल है कि यहाँ 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पाई होगा, ठीक। इसी को हम जब वेवलेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेवलेंथ कहलाती है। इसका मतलब है कि जब हम लेम्डा के टर्म्स में फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। और जब हम पाई के टर्म्स में बोलते हैं तो फेज डिफरेंस। तो नेचुरल है कि इनमें आपस में रिलेशन है। लेम्डा जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू पाई है। इसमें एक पाथ डिफरेंस का फार्मूला भी बना लेते हैं। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आपका लेम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। फाई फेज डिफरेंस है, ठीक। लेम्डा के टर्म्स में जब लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस होगा, फाई के टर्म्स में ये फेज डिफरेंस है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ हैं, इनके बिना आपको इंटरफेरेंस को समझने में प्रॉब्लम आएगी। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर समझें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फेज पाई डालते हैं, आप इसको वेरीफाई कर लें, फाई को पाई डाल दिया, तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आपका आएगा उसको हम x से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, या डेल्टा x बना लें। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x लेम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए तो लेम्डा बाई 2 आ गया। तो पाथ डिफरेंस जो है वो लेम्डा बाई 2 हो गया अगर फेज डिफरेंस पाई है। इसे भी डेल्टा फाई लिख ले। तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 2 पाई करस्पॉन्डिंग लेम्डा है तो पाई करस्पॉन्डिंग लेम्डा बाई 2 होगा, ठीक। तो ये बात समझ गए कि लेम्डा के टर्म्स में ये फार्मूला अगर ध्यान रखें तो ठीक है, इसको रखना पड़ेगा ध्यान, फार्मूला में यूज करते हैं फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में चेंज करने के लिए। और यही आपका जब टाइम टी में रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरी एक साइकिल, कंप्लीट टाइम पीरियड टी होती है। वेव्स में उसमें भी रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि 2 पाई करस्पॉन्डिंग टू टाइम पीरियड टी है। हाफ में क्या होगा, पाई टी बाई 2। यहाँ हमको लेम्डा के टर्म्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही वेव, ये एक ही वेव है आपकी। अब हम इस पर आते हैं वेव पर। यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 होगा फेज, यहाँ पर 2 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा, और एक कंप्लीट कर ले रहे यहाँ 6 पाई होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब जगह डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक। और बीच में जो ये पाई है, यहाँ पर 3 पाई, ये 5 पाई, इनमें भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब एक दूसरी वेव के साथ हम आपको कंपेयर करना दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी ये 2 पाई होगा,
यहाँ पर 4 पाई होगा, यहाँ ये पाई है और ये 3 पाई है। अब जरा ध्यान से समझना, ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम बोलें कि इन दोनों वेव में ये पॉइंट O है और ये O डैश है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो 0 है, क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है और ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका पॉइंट ये A है और ये पॉइंट A डैश ले रहा है, O और A डैश में फेज डिफरेंस कितना है, तो पाई का है, क्योंकि यहाँ पर पाई है। O और ये पॉइंट B डैश ले रहे हैं और ये B, O और B डैश में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है। O और ये पॉइंट C ले रहे हैं, ये C डैश, पॉइंट यहाँ O इसका और C डैश इसका, इसमें फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है, 4 पाई का है। O और B डैश में कितना है, 2 पाई का है। अब यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान देने की कोशिश करें कि जब दो वेव में फेज डिफरेंस 0 है और मान लीजिए कि दोनों वेव आपकी एक ही मीडियम में जा रही हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरी वेव जो है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो दूसरी वेव हमने एम्पलीट्यूड अलग अलग बनाया है, डॉटेड को हमने दूसरी वेव बना दिया। ये दोनों जो वेव है, ये फर्स्ट वेव डॉटेड वाली 2 वेव, इन दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, यानी कि डेल्टा फाई 0 है, पाथ डिफरेंस भी 0 होगा। ओके, अब आप ध्यान दें, अगर हम पहली वेव स्टार्ट करें O से और दूसरी वेव को स्टार्ट करें B डैश से, तो तब भी सिचुएशन सेम है, क्योंकि O से स्टार्ट करने पर ये वेव पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे आएगी, पहले मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हुआ, यहाँ पर भी यही है। अगर हम 2 पाई से दूसरी वेव को स्टार्ट करें तो इसका भी पहले एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 होगा, फिर एम्पलीट्यूड नेगेटिव में हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट वेव को O से स्टार्ट करते हैं और दूसरी वेव को यहाँ से स्टार्ट करें B डैश से, तो तब भी सिचुएशन सेम होगी, ये फर्स्ट वेव, लेकिन इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 2 पाई। तो 0 फेज डिफरेंस हो या 2 पाई फेज डिफरेंस हो या 4 पाई फेज डिफरेंस हो, सिचुएशन सेम होगी। इसका मतलब सिचुएशन सेम का मतलब फेज डिफरेंस 0 ही माना जाएगा। फेज डिफरेंस 2 पाई है, लेकिन ट्रफ ट्रफ पर पड़ेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ेगा, जहां दोनों वेव के 0 एम्पलीट्यूड हैं वो एक साथ एक ही पॉइंट पर पड़ेंगे। यानी अगर इस टाइप की वेव, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम आपको पढ़ाई है इसके पहले चैप्टर में, और फिर समझ लें यहाँ पर, अगर दो वेव मीडियम में ऐसे जा रही हैं और वो सुपर इम्पोज होती हैं, इसका मतलब कि मीडियम के एक ही पॉइंट से दोनों वेव पास होती हैं, तो वहाँ पर वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी। वैसे उनका वेक्टर सम होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लेन पर है, तो हम एक ही डायरेक्शन x देख रहे हैं, इसलिए उनका हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। ओके, तो क्या होगा कि इन दोनों वेव अगर सुपर इम्पोज होती हैं मीडियम के अंदर, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव है वो ये बन जाएगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर 4 है, दूसरे का 3 है, तो इसका टोटल एम्पलीट्यूड 7 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नेगेटिव की तरफ, अगर -4 है एक का एम्पलीट्यूड, दूसरे का -3 है, तो सुपर इम्पोज होकर -7 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर दो वेव अपोजिट फेज में आती हैं, जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव हम ले रहे हैं, वो ठीक 180 डिग्री पर है, यानी कि फेज डिफरेंस 180 है। इसका एम्पलीट्यूड अगर 4 है और इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो इसका नेट एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो 1 होगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी वो ये होगी, ये हम बना रहे हैं तीसरी वेव, ये बनेगी और इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये अपोजिट फेज में है। अब यहाँ पर फिर इस चीज़ को समझें, अगर फेज डिफरेंस 0 है या फेज डिफरेंस 2 पाई है या फेज डिफरेंस 4 पाई है, तो ट्रफ ट्रफ पर पड़ेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अगर फेज डिफरेंस और सेम सिचुएशन होगी, इसका मतलब कि अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई
2n पाई होगा। n नंबर है, अगर n 0 डाल दें तो फेज डिफरेंस 0, n 1 डाल दें तो फेज डिफरेंस 2 पाई, 2 डाल दें तो फेज डिफरेंस 4 पाई। तो सेम सिचुएशन होगी, ट्रफ ट्रफ पर पड़ेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ेगा। ठीक ऐसे में जब दो लाइट वेव्स होती हैं वो सुपर इम्पोज होकर वहां पर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती हैं, इंटेंसिटी की लाइट को बढ़ा देती हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। वेव्स की जनरल प्रॉपर्टी है, उसका हम एक जो जनरल फार्मूला है वो भी आपको नोट कराएंगे, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ट्रफ ट्रफ पर पड़ा, क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ा, तो इसका मीनिंग है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि वहां पर लाइट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से अगर फेज डिफरेंस पाई है, जैसे यहाँ पर ध्यान दें, ये O से स्टार्ट करें और यहाँ पर A डैश से स्टार्ट करें, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई का। ठीक, अगर O से स्टार्ट करें और D से स्टार्ट करें तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 3 पाई का। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में जब O से स्टार्ट करेंगे और 3 पाई D से स्टार्ट करेंगे, तो चाहे हम O और A डैश से स्टार्ट करें या O और D से स्टार्ट करें, एक ही बात है, दोनों 180 डिग्री की तरह वर्क करेंगे। इसका मतलब दोनों वेव्स अपोजिट फेज में आएंगी, यानी कि 180 डिग्री। इसमें फेज जब अपोजिट होगा तो पाई भी हो सकता, 3 पाई भी हो सकता, 5 पाई भी हो सकता है, कोई भी फेज हो सकता है। समझ गए ना? इसमें इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर फेज डिफरेंस जब हम 2n पाई लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना लिखेंगे? n लेमडा, क्योंकि 2 पाई लेमडा के करस्पॉन्डिंग है। ठीक इसी तरह से अगर अपोजिट फेज में आएंगे, ये यहाँ पर अगर आप फेज डिफरेंस देखेंगे तो पाई है, 3 पाई है, इसके हम 2n माइनस 1 पाई से लिखते हैं। ठीक, यहाँ n को जो है वो 1 से स्टार्ट करें, सॉरी यहाँ पर 2n प्लस 1 ले लें, तब n को हम 0 से स्टार्ट करें तो पाई आएगा। ध्यान दें, 2n प्लस 1 पाई, अगर n 0 डालें तो फेज डिफरेंस पाई, n 1 डालें तो फेज डिफरेंस 3 पाई। ठीक, कहीं कहीं पर किसी बुक्स में ये माइनस भी लेते हैं, अगर 2n माइनस 1 पाई लेंगे तब भी चलेगा, तब यहाँ n कितना स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 यहाँ डालें तो 2 माइनस 1 यानी कि पाई का डिफरेंस। ठीक, और यहाँ पर जब प्लस लेंगे तब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n 0 से स्टार्ट करेंगे। वहाँ ठीक से नोट कर लेना, इसमें n 0 से और इसमें n 1 से। यही चीज जो आपने डेल्टा फाई यहाँ लिखी है, अगर हम इसको पाथ डिफरेंस में देखेंगे तो ये 2n प्लस 1 पाई की जगह लेमडा बाई 2 डाल दें। ठीक, तो आप इस फिनोमेना से या जो हमने ये जो डिस्कशन किया है, इससे आप इतना समझ गए कि फेज क्या है और फेज डिफरेंस क्या है। जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा तो उनकी सिचुएशन सेम होगी। इसका मतलब ट्रफ ट्रफ पर पड़ेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ेगा, वहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम पाई फेज डिफरेंस हो, 3 पाई फेज डिफरेंस हो या 5 पाई फेज डिफरेंस हो, जनरल फार्मूला भी समझ गए आप, फेज डिफरेंस बोला जाए या कोई पाथ डिफरेंस बोले, दोनों सिचुएशन सेम है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि फेज डिफरेंस जो है वो 0, 2 पाई या 4 पाई सेम है। अब आप आए, हम सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस का फिनोमेना समझाते हैं। इंटरफेरेंस क्या है कि अगर हम किसी, ये यंग डबल स्लिट इसमें एक्सपेरिमेंट है, अगर किसी यहाँ पेपर पर, इसको हमने पेपर बना लिया, पेपर में जो है इसमें अगर हम 2 होल कर दें, ठीक, यहाँ पर 2 होल कर दें पास पास, और
उस पेपर के हम क्रॉस सेक्शन को ये लाइन से दिखा रहे हैं। ये जो दो हमने होल किए हैं, ये होल पॉइंट होल भी हो सकते हैं और स्लिट भी हो सकती है। स्लिट का मतलब है कि वर्टिकल खांचा कटा हुआ है, स्लिट मतलब लेंथ वाइज ऐसे कट कर दिया है। और अगर पॉइंट सोर्स है तो वो केवल होल करेंगे वहाँ पर। ठीक, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस का वो स्लिट का है। रिजल्ट दोनों में सेम आते हैं नियरली। ठीक, इसीलिए उसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक, आप वहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कर दें। अब जरा ये बात समझें, मान लीजिए इस सोर्स का नाम हमने S1 S2 रखा है। ओके, ये दो हमने होल बना लिए, पेपर पर हमने दिखा दिया आपको, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक इसके सेंटर लाइन पर अगर यहाँ एक लाइट का सोर्स रखें इस जगह पर, तो जो यहाँ से वेव जाएगी इस जगह पर, ये दो वेव जा रही हैं, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। इसका मतलब है S1 S2 के इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। इसलिए जो यहाँ पर वेव पहुँचेंगी उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा और ना उसमें कोई पाथ डिफरेंस होगा। क्यों मान लीजिए यहाँ पर दो वेव, ये हमने यहाँ पर 3 वेव बना दी, ये 1 2, ये 1 2, ये 2.5 वेव बनी। ओके, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पर भी जो वेव बनेगी वो भी 2.5 होगी। इसका मतलब कि इस जगह पर जब दोनों वेव्स पहुँचेंगी तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ये वाला लाइट का सोर्स सेंटर पर होना चाहिए। आपने क्या किया, एक सोर्स से दो सोर्स बना लिए। ओके, अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम स्क्रीन रखते हैं कोई, तो स्क्रीन पर क्या होगा कि जो S1 और S2 हैं, ह्यूजेंस प्रिंसिपल को समझें। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में जो लाइट का सोर्स होता है, जो वो नए, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल सोर्स था, लेकिन ये भी दोनों वेव फ्रंट यहाँ आएगा और ये दोनों नए सोर्स का काम करेंगे। ओके, तो हम सेंटर पर चेक करें। पहले सेंटर पर जब इसको ऐसे मिलाएंगे, हम पहले आपको रेफरेंस दे रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसे ठीक से समझने की कोशिश करें। ये अगर हमने स्क्रीन पर एक सेंटर पॉइंट लिया O, तो ध्यान से देखें कि S1O और S2O दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, S1 से O तक, S2 से O तक। तो यहाँ जितनी, अगर मान लो यहाँ तक 5 वेव हैं तो यहाँ तक भी 5 वेव्स होंगी। इसका मतलब कि सेंटर पर हमेशा ट्रफ पर पड़ेगा, क्रेस्ट पर पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जैसा कि अभी हमने फेज में बताया है। तो ये वेव जा रही हैं, देखिए हमने 1 वेव बनाई, सेकेंड वेव बनाई और हमने 3 वेव कंप्लीट बना ली। यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, बिल्कुल 3 वेव यहाँ भी बनेंगी, 1 2 और ये 3। ये दोनों जब वेव यहाँ पर आएंगी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, तो यहाँ ट्रफ पर होगा और क्रेस्ट पर होगा। यानी कि एक साथ वेव जो है वो सुपर इम्पोज होंगी। ठीक, तो यहाँ समझने की कोशिश करें। ये हमारा यहाँ पर ये 3 वेव ऐसे आ रही हैं, ये आई 3 वेव। ठीक, तो इसके बाद जब ये वेव्स यहाँ पर सुपर इम्पोज होंगी तो ये बात नेचुरल है कि इस पॉइंट पर जो एक वेव होगी दूसरी वेव भी उसी के ऊपर पड़ेगी। यहाँ कितना है फेज डिफरेंस? 0। डेल्टा फाई 0 है और पाथ डिफरेंस भी 0 है। ये समझ गए होंगे बात आप। ठीक, अब ये बात नेचुरल है कि स्क्रीन के ऊपर, अगर ये स्क्रीन है आपकी, स्क्रीन के ऊपर अगर हम एवक पॉइंट पर जाएं, ऊपर पॉइंट पर, तो धीरे धीरे फेज डिफरेंस चेंज होगा। यहाँ 0 है, फिर फेज डिफरेंस 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, π/2 होगा, फिर पाई होगा। जहां पाई फेज डिफरेंस होगा, इसका ध्यान देना। मान लीजिए ये हमने कोई पॉइंट लिया और इसमें जरा, अब ये P पॉइंट लिया हमने, अब P पॉइंट पर ध्यान देना बात को। P पॉइंट पर
अगर फेज डिफरेंस पाई हुआ, देखिए किसी ना किसी पॉइंट पर तो पाई होगा ही, क्योंकि बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। तो इसके ऊपर और इसके नीचे भी, ओ पॉइंट के, सेंटर पॉइंट के ऊपर और सेंटर पॉइंट के नीचे भी, यहां पर वेव्स मान लिया हमने यहाँ कि इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई है। तो यहाँ पर वेव बना ले रहे हैं एक और कलर से, देखिए ये वेव ऐसे गई, ये एक वेव है, ये दूसरी, और ये 2.5 बनाई वेव। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ से जो वेव, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, तो नेचुरल है कि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर बराबर वेव नहीं है, यहाँ पर वेव होंगी कम, यहाँ पर वेव ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर हम 3 वेव बना रहे हैं, 1 2 और ये 3 वेव। जरा ध्यान से देखें, ये दोनों अपोजिट फेज में, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ पर दोनों नीचे आ रही हैं, यानी ट्रफ ट्रफ पर, क्रेस्ट क्रेस्ट पर। इसके बाद यहाँ पर जब वेव स्टार्ट होंगी तो इस तरह से स्टार्ट होंगी, समझ गए ना। और यहाँ पर ये हमने 2.5 बनाई है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो सेपरेट है। इसका मतलब है कि यहाँ वेव अगर एक ऊपर आएगी तो दूसरी वेव नीचे। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हुए तो यहाँ कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी। क्यों? यहाँ अगर जैसे यहाँ एम्पलीट्यूड हमने कम ज़्यादा बनाए हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हुए तो 0 एम्पलीट्यूड बनेगा नेट। इसका मतलब बिल्कुल डार्क हो जाए, यहाँ लाइट नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है पाई, वो हमने पाई लिया है। ठीक, पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स। यहाँ जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि लैम्डा 2 पाई के करस्पॉन्डिंग है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस पाई। एक बात यहाँ और समझ लेना, यहाँ पर फेज डिफरेंस जहाँ 0 है वहाँ लाइट तेज होगी, फिर धीरे धीरे लाइट कम होती है। क्यों? अदर पॉइंट पर भी तो होगा फेज डिफरेंस। यहाँ 0 है तो कहीं पर 60 डिग्री है, 90 डिग्री यानी π/2, फिर पाई होगा। पाई पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्कनेस होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस पाई हो गया, या 3 पाई हो, एक ही बात है। ठीक, पहले पाई बनेगा फेज डिफरेंस, फिर इसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ और लेते हैं, पी डेज। यहाँ जो वेव पहुँच रही हैं, जब यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है, यहाँ पाई है, तो और इंक्रीज कीजिए। यहाँ एज्यूम कीजिए कि फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो फिर से वेव एक के ऊपर एक आएंगी, यानी कि ट्रफ ट्रफ पर, क्रेस्ट क्रेस्ट पर। यहाँ डेल्टा फाई 2 पाई होगा और पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। अब आप ये दो सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, ये दोनों सिचुएशन सेम है। फेज डिफरेंस चाहे 0 हो चाहे 2 पाई हो, पाथ डिफरेंस 0 हो या लैम्डा हो, एक ही बात, दोनों जगह लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। इसके बाद आप समझ गए होंगे 2 पाई के बाद क्या आएगा, 3 पाई। 3 पाई पर डार्क होगा कंप्लीट, बीच में बहुत सारे एंगल हैं। फिर 4 पाई, जैसे हमने ये ऊपर बनाया है ठीक उसी तरह से ये डायग्राम नीचे भी बनेगा। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी स्क्रीन के ऊपर इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, ठीक, जहाँ इंक्रीज होती है वहाँ हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ डिक्रीज होती है वहाँ बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना है। तो सबसे पहले अब आप इसके नीचे लिख दें इंटरफेरेंस की डेफिनीशन। लिखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। यहाँ लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट कंजर्व होती है, जहाँ लाइट ज़्यादा हो गई दूसरी जगह कम हो गई, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। लिखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स from the two source of light is called interference of light। फिर बोल रहे हैं, redistribution of light energy obtained as a result of the superposition of light waves from two sources of light is called interference of light। यहाँ दो सोर्स हैं, एक S1 और दूसरा S2। नीचे नोट करें नेक्स्ट पैरा में, at points crest of one wave, at points crest of one wave
falls over the crest of other, or trough of one wave falls over the trough of another wave, amplitude will be maximum. Hence, intensity of light will be maximum. This is called constructive interference. ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये और ये, यहाँ ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट के ऊपर आएगा, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब फिर लिखें आगे, क्रेस्ट ऑफ वन वेव, इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द ट्रफ ऑफ another waves, the resultant amplitude will be minimum. This is called destructive interference. This is called destructive interference. इंटरफेरेंस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है टॉपिक, ठीक से समझना पॉइंट बाय पॉइंट। जो हम डायग्राम बना रहे हैं उनको भी आप नोट करते जाएं, और लास्ट में जाके जब आप डेरिवेशन कर लेंगे तो इनकी मैचिंग हो जाएगी, आपको पूरा फिनोमेना और न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे अगर थ्योरी क्लियर होगी। अब आप हेडिंग डालें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम ओरिजिनल जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया रहता है वो हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो ह्यूगेंस प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर इसको डिफाइन किया है। ये ओरिजिनल सोर्स लाइट का है, यहाँ पर एक सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स S2 है। नेचुरल है, ये पॉइंट सोर्स है, तो इसके जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल होंगे। तो डॉटेड और क्रॉस से क्रेस्ट और ट्रफ को दिखाया गया है। देखिए ये ओरिजिनल सोर्स है, ये दिखाया। अब यहाँ पर ये नए सोर्स का काम करेंगे। एक ही ये वेव फ्रंट है, हमने जो डार्क लाइन है उसमें आप कुछ भी लिख दें, डार्क जो लाइन है वो क्रेस्ट, और जो डॉटेड लाइन है उसको ट्रफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपोजिट भी कर सकते हैं। ओके, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखें। इसके बाद ये जो अब नए सोर्स का ये काम करेंगे, पॉइंट सोर्स हैं, फिर यहाँ से नई जो है वो वेव फ्रंट निकलेंगी। तो ये हम डायग्राम यहाँ से हटा रहे हैं, अब नया डायग्राम हम यहाँ पर लेंगे। देखिए ये हमने एक ले लिया डार्क लाइन, ये क्रेस्ट बन गया। अगला हम फिर ट्रफ बना रहे हैं, एक एक पर लें, सॉरी। अब ये नए सोर्स का काम करेंगे। यहाँ पर ये बनाया हमने आपका क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट बना ले रहे, ये रेड कलर से बना दिया क्रेस्ट। ठीक, अब हम डॉटेड लाइन से ट्रफ बनाते हैं, ये बना दिया हमने ट्रफ। इसके बाद फिर क्रेस्ट बनाएंगे, और इसका भी बनाइए क्रेस्ट। ठीक, आप अपने पेन से डार्क और डॉटेड बना लेना। इसके बाद डॉटेड लाइन से ये बनाया ऊपर वाले सोर्स का, S1 सोर्स का ये ट्रफ बनाया। ठीक, इसका भी बनाना था ट्रफ, नीचे वाले सोर्स का S2 का, इसका ये देखिए ट्रफ बना लिया। ओके, इसके बाद फिर ऊपर वाला जो बना रखा है इसका क्रेस्ट बनाएं, और नीचे वाले वेव्स का इसका क्रेस्ट बनाएं। ठीक, अब बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्रीन है। ह्यूगेंस ने ये बताया, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स ने ये बताया कि जहाँ ट्रफ के ऊपर पड़ते हैं और जहाँ क्रेस्ट के ऊपर पड़ेंगे वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए पॉइंट, ये डॉटेड पर मिल रहा है, ये डार्क पर मिल रहा है, और पॉइंट बनाएंगे तो और लाइनें बनाएंगे। अगर वेव फ्रंट, ये सब वेव फ्रंट हैं, तो फिर और पॉइंट मिल जाएंगे। इनको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमा बनता है। इसका मतलब यहाँ ट्रफ के ऊपर और क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है। और अगर आप
अदर पॉइंट को मिलाते हैं, कहाँ पर, ट्रफ क्रेस्ट। जैसे ये पॉइंट चेक करें, ये पॉइंट में ट्रफ और क्रेस्ट मिल रहा है ना। तो अदर पॉइंट हमने अभी बनाए नहीं है, नीचे वाले का अगर एक और बना लें तो एक लाइन और हमें मिल जाएगी, ये वाली डॉटेड लाइन, ये। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रफ क्रेस्ट पर मिला, तो इन पॉइंट्स को अगर मिला दें तो यहाँ पर मिनिमा बनेगा। बहुत सिंपल डायग्राम है, मिनिमा बनेगा। यहाँ पर जो लाइट के एम्पलीट्यूड है, वो लाइट जो वेव्स है वो 180 डिग्री पर सुपर इम्पोज होंगी। तो आप समझ गए होंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसको केवल डायग्राम यहाँ पर बनाना है, ज़्यादा इसमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो है ये उनका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है। हमने फेज डिफरेंस के बारे में ये बात बता दी है कि जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 0, 2 पाई, 4 पाई होगा, और जहाँ मिनिमा है वहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई होगा। ठीक, इसी तरह से पाथ डिफरेंस, यहाँ λ/2, 3 λ/2, यहाँ जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ, 2 λ एटसेट्रा होगा। ओके, अब इसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट कर दें यहाँ पर नीचे। ये बात पहले ही आप नोट कर चुके हैं कि ट्रफ ट्रफ पर पड़ेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पर, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लिखिए, ऊपर आप हेडिंग डाल देना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें ये डायग्राम बनेगा, और नीचे 1-2 पॉइंट नोट कर दें। लिखिए, एट सेंटर इंटेंसिटी will be maximum. This is called central maxima. यहाँ जो सेंटर होगा, सेंटर मतलब ये S1 ये S2, ठीक सेंटर पॉइंट O, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा लिखना, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक बीच में। तो आपने लिखा होगा at center intensity will be maximum called central maxima. लिखिए, पैटर्न डिसअपियर, पैटर्न, सेकेंड पॉइंट, पैटर्न डिसअपियर इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। अगर इसमें से एक स्लिट को क्लोज कर दें तो जो ये पैटर्न बन रहा है मैक्सिमा और मिनिमा का, ये डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सुपरपोजिशन से ये रिजल्ट आ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा का। पैटर्न डिसअपियर इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। उस समय जो स्क्रीन होती है हमारी, ये इस पर लाइट की इंटेंसिटी सेम होती है अगर एक क्लोज कर दें। अगर वहाँ इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी आई होगी। स्क्रीन लिख दीजिए इसी में, स्क्रीन हैज यूनिफॉर्म इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स। इट कंफर्म दैट pattern is due to superposition of waves. It confirms that pattern is due to superposition of waves from two slit. ये चीज कंफर्म कर रहा है कि ये 2 स्लिट के सुपरपोजिशन की वजह से बन रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीड ऑफ 2 स्लिट, अगर हम यहाँ पर हमने एक सोर्स से 2 सोर्स बनाए हैं, अगर यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स रखें, यानी कि यहाँ एक अलग रखते हैं, कैंडल रख दो, एक कैंडल यहाँ एक कैंडल यहाँ लाइट की, तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेंड नहीं बनता है। ठीक, यानी कहीं पर, इसको हम अभी समझाएंगे बाद में, अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो उनसे ये पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, इंस्टीड ऑफ 2 स्लिट illuminated with a source if two independent sources used, then pattern is not permanent. Position of maxima and minima don't remains fixed. Position of maxima and minima don't remains fixed. अब नेक्स्ट पैरा में लिखना, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा
position of maxima and minimum intensity of light remains fixed along the screen is called sustained or permanent interference pattern. Sustained or permanent interference pattern. अगर इस तरह का पैटर्न जिसमें कि अगर लाइट वेव जो आपकी आती है, जो आपका जो पैटर्न है वो सस्टेंड रहे, यानी सस्टेंड रहने का मीनिंग है कि जहाँ पर मैक्सिमा है वहाँ हर समय मैक्सिमा रहे और जहाँ मिनिमा है तो वहाँ हर समय मिनिमा रहे। ओके, तब हम इसको जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को हम सस्टेंड या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बोलेंगे। और परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए हमारा ये जरूरी है कि एक सोर्स से दो सोर्स बनाए जाएं। हम दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स लेते हैं तो उससे परमानेंट पैटर्न नहीं बनता है इंटरफेरेंस का। ठीक, तो अगर आप दो सोर्स, यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें कि हम ऐसे सोर्स को जब हम एक सोर्स से ये दो सोर्स बनाते हैं तो नेचुरल है कि इन दोनों सोर्स की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक, देखिए एक बात और यहाँ पर आप समझ लें फिनोमिना। अगर मान लीजिए, और इसको नोट भी करना, कि S1 और S2 जो ये आपके सोर्स हैं, इसमें अगर हम ये वाला जो सोर्स है जो लेफ्ट में रखा है, अगर हम इसको ठीक सेंटर पर न रखें और ऊपर नीचे रख दें, मान लो हमने यहाँ रख दिया सोर्स, इससे क्या होगा, एक वेव तो ये आ रही है और दूसरी ये जा रही है, नेचुरल है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस होगा, लेकिन जो भी फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पर दो वेव बन रही हैं 2 और यहाँ 3 जा रही हैं, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ 2 पाई का। ध्यान दें, यहाँ 2 वेव यहाँ 3 वेव, तो फेज डिफरेंस कितना 2 पाई का, वो जीरो डिफरेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर 1 वेव जा रही है और यहाँ 3 वेव जा रही हैं तो कितना फेज डिफरेंस हुआ 4 पाई का, या पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। ये समझ में आ गई होगी, एक वेव का मतलब 2 पाई। तो लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ वेव 2 जा रही है और यहाँ 2.5, तो फेज डिफरेंस पाई का, लेकिन जो भी फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। आप समझने की कोशिश करें, अगर ये सोर्स सेंटर पर नहीं होगा तो इसको यहाँ नोट कर देना, इफ द ओरिजिनल सोर्स S is not at the center, then there will be phase difference or path difference between S1 and S2, but this path difference remains always constant, but this phase difference or path difference is always remains constant, ये रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम वेव बना ले रहे, एक वेव ये बनाई और देखिए 2.5 वेव बना दी, 1, 2 और ये हाफ। यहाँ जो हमने वेव बना रहे हैं ये लेंथ कम है, तो यहाँ पर हम आपको केवल 2 वेव बना ले रहे हैं, एक और ये 2। नेचुरल है, देखिए ये नीचे है ट्रफ की तरफ और ये ऊपर क्रेस्ट की तरफ, तो इसका मीनिंग कि ये 180 डिग्री पर है, यानी पाई पर। लेकिन यहाँ पर जो ये S1 और S2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है ये रहेगा कांस्टेंट। आप कहीं पर भी रख दें, फेज डिफरेंस यहाँ चेंज हो जाएगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन है। अब जो सेंटर था आपका, ध्यान दें, इसके पहले जब हमने ये डिस्कशन किया था, यहाँ पर सेंटर पर जब ये बीच में है बिल्कुल S1 और S2 के यहाँ, तो ये दूरी डिस्टेंस बराबर होगी, S1O S2O, लेकिन वहाँ भी बराबर है। तो यहाँ फेज डिफरेंस 0 है तो यहाँ भी फेज डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर मैक्सिमा बना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फेज डिफरेंस पाई का तैयार हो गया हमारे डायग्राम में। अगर ये डायग्राम बनाएं, 2 वेव यहाँ बनाएं, 2.5 यहाँ बनाएं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई बिटवीन S1 एंड S2 इज इक्वल टू कितना है पाई। इससे क्या हुआ, ये डिस्टेंस तो बराबर है, S1O S2A डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस पाई का होगा। इससे क्या बना,
पहले तो यहाँ मैक्सिमा बन रहा था, अब यहाँ क्या बना, मिनिमा, लेकिन सस्टेंड रहेगा। सस्टेंड मतलब यहाँ पर मिनिमा है तो ये मिनिमा परमानेंट रहेगा। समझ गए ना बात को। अगर यहाँ डिफरेंस मान लीजिए 2 पाई का होता है तो फिर यहाँ भी 2 पाई का होगा, तो यहाँ मैक्सिमा बनेगा, जीरो नहीं होगा। फिर अगर आपने ये सोर्स को ऊपर नीचे कर दिया तो फिर यहाँ फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस बनेगा। लेकिन अगर 2 पाई बन गया तो फिर मैक्सिमा बनेगा, ठीक। 4 पाई बन गया फिर मैक्सिमा बनेगा, और भी कुछ बन सकता है, ठीक। ये जरूरी नहीं यहाँ पर वेव 2 और 2.5 हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वेव 2 जा रही हैं तो यहाँ पर 2.1 हो, यानी कुछ समथिंग। तो फेज डिफरेंस न जीरो न पाई न 2 पाई, बीच में होगा कुछ, 90 डिग्री हो, π/3 हो। उससे क्या होगा, यहाँ ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कुछ होगी। जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो ध्यान से ये बात को समझ लें कि सेंटर पर लाइट ज़्यादा होती है, यहाँ मैक्सिमा बनता है, मिनिमम पर डार्क ज़्यादा होता है। बीच में क्या होगा कि जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो धीरे 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 यहाँ पर लाइट कम होनी शुरू होगी, फिर डार्क होगा, इसके बीच में भी एक पहले मिनिमा बनेगा, फिर लाइट इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमा बनेगा, फिर इसके बाद मैक्सिमा के बाद लाइट कम होनी स्टार्ट होगी, फिर मिनिमा बनेगा, फिर लाइट बढ़ेगी धीरे धीरे, फिर मैक्सिमा। तो जो पहला सेंट्रल मैक्सिमा बना वहां फेज डिफरेंस 0, पहला मैक्सिमा बना वहां फेज डिफरेंस 2 पाई, अगला मैक्सिमा बना वहां फेज डिफरेंस 4 पाई। तो क्या फर्क हुआ, ध्यान रखना। आगे ये जो टॉपिक है ये IIT के एडवांस तक इसमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, इसको आप बहुत ठीक से थ्योरी को समझना, क्योंकि बेसिक थ्योरी से बोर्ड भी क्लियर होगा और वहाँ भी क्लियर होगा। अगर ये सोर्स सेंटर पर है, S1 और S2 के बीच में है, तब यहाँ पर मैक्सिमा ही बनेगा हमेशा। लेकिन अगर ये सोर्स ऊपर नीचे कर देंगे, इससे क्या होगा, S1 और S2 पर एक परमानेंट फेज डिफरेंस बन जाएगा, उसकी वजह से पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि कहीं पर मैक्सिमा पहले जहाँ बन रहा था वहाँ नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, लेकिन परमानेंट पैटर्न रहेगा, पैटर्न सस्टेंड रहेगा। समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि S1 S2 पर, अगर ध्यान दें वर्ड पर, S1 S2 पर अगर फेज डिफरेंस 0 है या 2 पाई 4 पाई, तब भी पैटर्न बनेगा परमानेंट। अगर S1 S2 पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार फेज डिफरेंस, अभी यहाँ पर 0 है फिर यहाँ पाई हो गया, फिर 2 पाई हो गया, फिर 4 पाई, तो मालूम क्या होगा कि कभी यहाँ पर जहाँ मैक्सिमा बन रहा है फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ मिनिमा बन गया, फिर लाइट कम हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई, तो पैटर्न सस्टेंड नहीं रहेगा। क्या कंडीशन है सस्टेंड इंटरफेरेंस पैटर्न की? सस्टेंड इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन है कि S1 और S2 जो सोर्स हैं वहां पर फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट। समझ गए ना बात, इससे पैटर्न सस्टेंड रहेगा। दूसरी बात, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, उससे एक फायदा है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो जो डार्क है वहां पर, यानी जब पाई का फेज डिफरेंस जहां पड़ रहा है, पाई 3 पाई 5 पाई, वहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, और 0 होने से क्या होगा कि वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो डार्क बनेगा कंप्लीट, और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पर मैक्सिमा है वहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इससे पैटर्न में कंट्रास्ट कलर का अच्छा होगा, क्योंकि डार्क ठीक से डार्क दिखाई पड़ेगा और कलर्ड जहाँ मैक्सिमा है वो कलर्ड तेज दिखाई पड़ेगा, यानी कि अच्छा कंट्रास्ट होगा। तो बेटर है कि एम्पलीट्यूड को सेम रखा जाए, ठीक है ना। बाकी आप ये बात समझ रहे होंगे कि फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, जैसे ये वेव जा रही है और दूसरी वेव मान लीजिए ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फिर नहीं पैटर्न ठीक से बनेगा, क्योंकि कहीं इसका मैक्सिमा तो कहीं यहाँ बीच में ही 0 हो गया, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी इनकी सेम होनी चाहिए तो ठीक से पैटर्न बनेगा। क्या हुआ, परमानेंट और ठीक से पैटर्न बनने की कंडीशन, S1 और S2 सोर्स जो हैं उनमें फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो तो कंट्रास्ट अच्छा बनेगा। ओके, इसके बाद फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और अगर फ्रिक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम, तो वेवलेंथ भी सेम।
अब हम आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती हैं तो हम ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक, और हम कोहेरेंट सोर्स को कैसे गेन करेंगे इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप स्टडी करें इसकी।